तो पल भर के लिए पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। हाँ, सब एकदम चुप हो जाते थे। बिल्कुल। और उसके ठीक बाद एक ही गूंज सुनाई देती थी कि भाई ये किसने किया। और फिर सब छिपने की जगह ढूंढने लगते थे। एकदम सही। और मुझे लगता है कि बचपन का वो जो डर है ना, वो घबराहट, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत गहराई में बैठी हुई है। शायद इसीलिए जब भी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही शब्द का जिक्र आता है तो मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। लोगों को लगता है जैसे किसी अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो। हाँ, जहां बस अब सजा सुनाई जाने वाली है। क्योंकि अक्सर हमें यही लगता है कि जवाबदेही का सीधा सा मतलब है अपनी गलती मानना और बस उसके परिणाम भुगतना। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में जिन दस्तावेजों और नोट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक बेहद चौंकाने वाली कहानी बयां करते हैं। बिल्कुल। ये दस्तावेज उस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस बात की तह तक जाना कि जिम्मेदारी लेने की जिस ताकत से इंसान अक्सर भागता है, असल में वही उसकी सबसे बड़ी आजादी कैसे हो सकती है। तो ये जो सजा का डर है, इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, ये जो डर की बात आपने कही, ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से जवाबदेही को एक सजा के रूप में ही पेश किया गया है। हम्म। लेकिन हमारे सामने रखे ये स्रोत इस सबसे बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। मतलब वो इसे सजा नहीं मानते? एकदम नहीं। इन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जवाबदेही कोई सजा या बोझ नहीं है। यह खुद को किसी कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह अपनी जिंदगी की कमान, अपने फैसलों का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लेना है। स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना, क्या बात है। हाँ, मतलब यह एक ऐसा टूल है जो इंसान को परिस्थितियों का गुलाम होने से बचाता है। लेकिन इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि जब कोई चीज हमेशा से डर का कारण रही हो तो उसे एकदम से आजादी का नाम देना अजीब लगता है। हाँ, मानसिकता बदलना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। मानसिकता या माइंडसेट को बदलने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि असल में हम भाग किस चीज से रहे हैं। और यहीं पर इन दस्तावेजों का एक बहुत ही प्रभावशाली विचार सामने आता है। स्रोत सामग्री में एक लाइन बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी गई है और मुझे लगता है ये लाइन अपने आप में एक पूरा दर्शन है। आप उस फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें लिखा है, इट्स नॉट अबाउट फॉल्ट, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी ये गलती किसकी है इसके बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी किसकी है ये इसके बारे में है। ये बहुत ही गहरी बात है। और इसके साथ ही ये स्रोत 3 बहुत ही कड़े नियमों की बात करते हैं। दोष न दें, बहाने न बनाएं और शिकायत न करें। नो ब्लेम, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेनिंग। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। समाज में अक्सर लोग दोष यानी फॉल्ट और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों शब्दों को एक ही तराजू में तोल देते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक स्तर पर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मैं कहूंगी कि दोष का संबंध पूरी तरह से अतीत से होता है, जो हो चुका है, जबकि जिम्मेदारी भविष्य की नींव रखती है। इसे समझने के लिए क्यों ना एक हकीकत से जुड़ा उदाहरण लिया जाए? हाँ, बताइए। मान लीजिए कि कोई इंसान रात के अंधेरे में सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा है। हाँ। और अचानक एक बहुत गहरे गड्ढे की वजह से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, अब वो गड्ढा सड़क पर होना उस इंसान की गलती या फॉल्ट नहीं थी। उसने वो गड्ढा नहीं खोदा था, ना ही उसे पता था कि वो वहां है। लेकिन उस अंधेरी रात में सड़क के किनारे खड़े होकर उस टायर को बदलना और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये पूरी तरह से उसी इंसान की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। वो इंसान सड़क बनाने वालों को कोस सकता है, नगर निगम को दोष दे सकता है, लेकिन उस गुस्से या शिकायत से वो पंचर टायर तो ठीक नहीं होगा ना। एकदम नहीं होगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से दोष ढूंढने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है? मतलब हम तुरंत बचाव की मुद्रा में या डिफेंसिव मोड में क्यों आ जाते हैं? देखिए, ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारी पहचान, हमारे ईगो को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। हाँ, जब कोई समस्या आती है तो दिमाग उसे एक हमले की तरह देखता है। अगर कोई ये मान ले कि हाँ, ये मेरी गलती है, तो उसे अंदर से लगता है कि वो एक बुरा या असफल इंसान है। वो अपनी सेल्फ इमेज बचाना चाहता है। बिल्कुल। इसीलिए सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता होता है किसी और पर उंगली उठा देना। जब दोष किसी और पर मढ़ दिया जाता है तो पल भर के लिए एक अजीब सी राहत मिलती है।
ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाता है। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि दोष हमेशा अतीत की ओर देखता है। ये बस इसी बात पर अटका रहता है कि जो हो चुका है उसके लिए किसे सूली पर चढ़ाया जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोष देना एक तरह का पेन किलर है, जो थोड़ी देर के लिए दर्द तो कम कर देता है, लेकिन बीमारी का असली इलाज नहीं करता? एकदम सटीक उपमा है ये। और यहीं पर जिम्मेदारी का असली काम शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है तो वो ये नहीं कह रहा होता कि मैंने ये बिगाड़ा है। तो वो क्या कह रहा होता है? वो ये कह रहा होता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये गड्ढा मेरी वजह से नहीं था, लेकिन अब इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मुझे ही ढूंढना है। जिम्मेदारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या करना है। फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। जब इंसान दोष देना बंद करता है तभी उसका दिमाग समाधान खोजने के मोड में आ पाता है। इसीलिए स्रोत में दिए गए उन 3 नियमों नो ब्लेम, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेनिंग का महत्व इतना अधिक है। मतलब ये सिर्फ कोई आदर्शवादी या किताबी बातें नहीं है। नहीं, ये दिमाग को अतीत से निकालकर वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित करने के बहुत ही व्यावहारिक तरीके हैं। ये तो बहुत स्पष्ट करता है कि दोष और जिम्मेदारी में असल फर्क क्या है। अब जब ये फर्क समझ आ ही गया है तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारी रोजमर्रा की सोच को कैसे आकार देता है। हमारे नोट्स में 2 तरह की मानसिकताओं का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, बाहरी सोच और आंतरिक सोच। बिल्कुल। पहला है बाहरी सोच या एक्सटर्नल माइंडसेट और दूसरा है आंतरिक सोच यानी इंटरनल माइंडसेट। और ये कोई केवल सैद्धांतिक बात नहीं है, ये इस बात का आईना है कि लोग दुनिया को देखते कैसे हैं। स्रोत के अनुसार बाहरी सोच वाले लोग हमेशा ये मानते हैं कि उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो बाहर की किसी चीज की वजह से हो रहा है। मतलब किस्मत खराब है, हाँ, या अर्थव्यवस्था गिर रही है, हाँ, या बॉस अच्छा नहीं है। हाँ, वे खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं। इसके ठीक उलट जो आंतरिक सोच वाले लोग होते हैं वो इस बात में गहरा विश्वास करते हैं कि वे खुद अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इस बाहरी और आंतरिक सोच के अंतर को ना एक और बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझा जा सकता है। हम इसकी तुलना एक थर्मोमीटर और एक थर्मोस्टेट से कर सकते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है ना? देखिए, बाहरी सोच वाला व्यक्ति एक थर्मोमीटर की तरह होता है। थर्मोमीटर क्या करता है? वो सिर्फ कमरे के तापमान के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर कमरा गर्म है तो वो गर्म हो जाएगा, हाँ। अगर ठंडा है तो ठंडा हो जाएगा। मतलब उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वहीं आंतरिक सोच वाला व्यक्ति एक थर्मोस्टेट की तरह है। थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को भांपता जरूर है, लेकिन वो उसके सामने घुटने नहीं टेकता। वो खुद तय करता है कि कमरे का तापमान क्या होना चाहिए और फिर उसे बदल देता है। ये बहुत ही पावरफुल सोच है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी चुनौती देना चाहूंगा। बताइए। देखिए, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हर इंसान को थर्मोस्टेट होना चाहिए, लेकिन जरा हकीकत पर गौर करें। कई बार परिस्थितियां वाकई हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होती हैं। बिल्कुल होती हैं। मान लीजिए किसी इंसान को कोई गंभीर लाइलाज बीमारी हो जाए, या फिर कोई अचानक वैश्विक आर्थिक मंदी आ जाए और किसी की दशकों पुरानी नौकरी छिन जाए। ऐसी स्थिति में जहां इंसान का कोई जोर नहीं चलता, वहां ये आंतरिक सोच किसी को भी ये महसूस करने से कैसे रोक सकती है कि वो असहाय है। क्या ऐसी भयानक स्थितियों में हर चीज की जिम्मेदारी लेना खुद को बेवजह एक मानसिक दबाव में डालना नहीं है? देखिए, ये चुनौती बहुत ही जायज है और अक्सर लोग यहीं पर आकर आंतरिक सोच का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अच्छा, कैसे? अगर हम इस विषय की गहराई में जाएं, तो आंतरिक सोच का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान के पास पूरी दुनिया को या हर प्राकृतिक घटना को नियंत्रित करने की कोई जादुई शक्ति आ गई है। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में कभी कोई तूफान नहीं आएगा या कोई बीमारी नहीं छुएगी। ये तो सरासर भ्रम होगा। हाँ, वो तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल। आंतरिक सोच ये नहीं कहती कि आप घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये इस बात पर जोर देती है कि जब वो घटना घटेगी तो आपकी प्रतिक्रिया यानी आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। ओहो, यानी बात उस घटना की नहीं हो रही है, बात उस घटना के बाद उठाए गए कदम की हो रही है। एकदम सही। बीमारी का आना नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस बीमारी के सामने हार मान लेनी है या डटकर उसका सामना करते हुए हर दिन को बेहतर बनाना है, ये नजरिया इंसान के हाथ में है। आर्थिक मंदी के कारण नौकरी जाना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उस झटके के बाद घर पर बैठकर किस्मत को कोसना है या फिर नए कौशल सीखकर खुद को फिर से खड़ा करना है, ये फैसला इंसान खुद करता है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, और यही वो असली शक्ति है जो एक थर्मोस्टेट को थर्मामीटर से अलग करती है।
बाहरी सोच वाला व्यक्ति ये मानकर बैठ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जबकि आंतरिक सोच वाला व्यक्ति उस सीमित दायरे में भी वो ढूंढ लेता है जो वो कर सकता है। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त नजरिया है, क्योंकि थ्योरी को समझ लेना या किताबों में पढ़ लेना एक बात है, लेकिन क्या असल जिंदगी में, जहां करोड़ों रुपए और हजारों लोगों का भविष्य दांव पर होता है, वहां शीर्ष पर बैठे लोग वाकई इस सिद्धांत को अपनाते हैं? बिल्कुल अपनाते हैं। इस बात को परखने के लिए हमारे स्रोत सामग्री में 2 बिल्कुल अलग-अलग ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण दिए गए हैं जो इस पूरी थ्योरी को हकीकत के धरातल पर उतारते हैं। वे समय, क्षेत्र और काम के हिसाब से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन उनका अकाउंटेबिलिटी को देखने का नजरिया उन्हें एक ही धागे में पिरोता है। पहला उदाहरण तकनीक और बिजनेस की दुनिया से है, एलॉन मस्क और उनके स्पेसएक्स प्रोजेक्ट का। स्पेसएक्स का उदाहरण सच में हैरान करने वाला है। दस्तावेज बताते हैं कि जब स्पेसएक्स के शुरुआती रॉकेट लॉन्च एक के बाद एक फेल हो रहे थे, हाँ, लगातार विफलताएं मिल रही थी। मतलब करोड़ों डॉलर के रॉकेट्स हवा में ही आग का गोला बन रहे थे और कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। तब मस्क ने एक ऐसा कदम उठाया जो आमतौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में देखने को नहीं मिलता। अक्सर ऐसे वक्त में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी न किसी का सर मांगते हैं। बिल्कुल, कोई बलि का बकरा चाहिए होता है। लेकिन मस्क ने ना तो मीडिया के सामने अपने इंजीनियरों को दोष दिया, ना ही पुर्जे बनाने वाले सप्लायर्स पर उंगली उठाई। उन्होंने सीधे तौर पे आगे आकर कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो मेरा सवाल यह है कि एक सीईओ होने के नाते जब तकनीकी खराबी किसी मशीन में थी तो पूरी गलती अपने सिर ले लेना क्या एक तरह से व्यावसायिक आत्महत्या नहीं थी? इसका कंपनी पर क्या असर पड़ा? देखिए, ऊपरी तौर पर ये व्यावसायिक आत्महत्या लग सकती है, लेकिन असल में ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने स्पेसएक्स की पूरी कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर को ही बदल कर रख दिया। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर मस्क ने किसी मुख्य इंजीनियर को दोष दे दिया होता और उसे नौकरी से निकाल दिया होता तो क्या होता? पूरी कंपनी में डर का माहौल फैल जाता। हाँ, लोग अपनी नौकरी बचाने में लग जाते। बिल्कुल। अगली बार कोई भी इंजीनियर नया प्रयोग करने से डरता और अगर किसी से कोई छोटी सी भी गलती होती तो वो उसे छुपाने की कोशिश करता ताकि उसे दोष ना मिले। एकदम सही। लेकिन जब सबसे बड़े लीडर ने खुद आगे आकर पूरी जिम्मेदारी ले ली तो उसने अपनी टीम को एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, जिसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं, वो दे दी। ये शब्द बहुत अहम है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। हाँ, मस्क के इस कदम ने टीम को यह संदेश दिया कि विफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन अब इसे ठीक करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इससे कंपनी में समाधान खोजने की संस्कृति या कल्चर ऑफ सॉल्यूशंस का जन्म हुआ। मतलब जब टीम को पता चला कि बॉस उन्हें फंसाएगा नहीं, तो उन्होंने अपना सारा फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगा दिया। बिल्कुल, अपनी ऊर्जा गलतियां छुपाने के बजाय रॉकेट की गणित को ठीक करने में लगा दी। ये सच में नेतृत्व या लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक है। जिम्मेदारी लेने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान और बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, जो हमारे नोट्स में दिया गया है। ये उदाहरण है महात्मा गांधी का। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत में उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। हाँ, अब ये उदाहरण सुनने में बहुत ही दार्शनिक या फिलोसॉफिकल लगता है। मस्क का उदाहरण तो एकदम साफ था कि व्यापार में अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है। लेकिन इस चर्चा में दूसरों की सेवा करने का क्या काम? क्या दूसरों की सेवा करने को ही जिम्मेदारी का उच्चतम स्तर माना गया है? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि ये हमें जवाबदेही के एक अलग स्तर पर ले जाता है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो इन दोनों उदाहरणों में एक बहुत गहरा संबंध है। अच्छा, कैसे? देखिए, मस्क का उदाहरण जवाबदेही के व्यावहारिक और पेशेवर पहलू को दर्शाता है, जहां आप अपने काम और अपनी टीम के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन गांधी जी का उदाहरण ये साबित करता है कि सच्ची जवाबदेही केवल खुद तक, अपनी सफलता तक या अपनी कंपनी तक सीमित नहीं होती। मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल। इंसान की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है वो अक्सर आत्मकेंद्रित होती है। वो बस अपनी जरूरतों, अपने दर्दों और अपनी सफलताओं के दायरे में ही सिमटा रहता है। हाँ, हम अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से परे जाकर खुद से बड़ा सोचता है और समाज के प्रति, दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है,
तो वो एक बहुत बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है। एक हायर पर्पस। एकदम सही। गांधी जी का कहना ये दर्शाता है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो हम असल में अपनी ही कमियों और संकीर्ण सोच से आजाद हो जाते हैं। मेरी नज़र में अकाउंटेबिलिटी का ये उच्चतम स्तर है। ये सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है। क्या बात है। तो एक तरफ स्पेस एक्सिस है जो हमें सिखाता है कि कार्यस्थल पर समस्याओं को कैसे सुलझाना है, और दूसरी तरफ गांधी जी का विचार है जो जीवन के एक बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, दोनों ही स्तरों पर अकाउंटेबिलिटी काम करती है। अब जब हमने ये देख लिया कि शीर्ष स्तर पर जवाबदेही कैसे काम करती है, तो जाहिर है ये सवाल उठता है कि एक आम इंसान अपनी दिनचर्या में इस आंतरिक सोच या थर्मोस्टेट वाली मानसिकता का निर्माण कैसे कर सकता है। हाँ, क्योंकि सिर्फ प्रेरणादायक बातें सुनने से तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनने से स्वभाव नहीं बदलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्रोत सामग्री सिर्फ थ्योरी देकर नहीं रुकती, ये हमें कुछ बेहतरीन व्यवहारिक औजार या एक पूरी टूल किट देती है। एकदम। और ये टूल किट बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक है। स्रोत में जो सबसे पहली तकनीक दी गई है वो है 3 शक्तिशाली सवाल पूछने की कला। वो 3 सवाल कौन से? दस्तावेज बताते हैं कि जब भी कोई परेशानी आए, जब भी चीजें योजना के अनुसार ना चलें, तो खुद से ही 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा, मेरी क्या भूमिका है? और तीसरा, क्या मैं समाधान का हिस्सा हूँ या समस्या का? इन सवालों की ताकत को समझने के लिए क्यों ना हम आम जिंदगी का एक परिदृश्य लें। हाँ बिल्कुल, एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो जाती है। हाँ। अब वहां 2 तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। जो दोष देने वाली मानसिकता में है, वो तुरंत कहेगा, अरे मेरी गलती नहीं है, मार्केटिंग टीम ने डेटा समय पर नहीं दिया, या बॉस ने जरूरत से ज्यादा काम दे रखा था। उसका पूरा ध्यान बस इस बात पर है कि उसे कोई कुछ ना कहे। हाँ, वो बस खुद को बचा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन 3 सवालों का इस्तेमाल करता है तो उसका नजरिया कैसे बदलता है? हाँ। वो खुद से पूछेगा, मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ? शायद वो सोचेगा कि मैं क्लाइंट को ईमेल करके कुछ अतिरिक्त समय मांग सकता हूँ। बिल्कुल। फिर वो पूछेगा, मेरी क्या भूमिका है? तो उसे याद आएगा कि मुझे शायद कल ही चेक कर लेना चाहिए था कि डेटा आया है या नहीं। एकदम सही। और आखिरी सवाल, क्या मैं समाधान का हिस्सा हूं या समस्या का? तब ये 3 सवाल तुरंत इंसान को असहाय स्थिति से निकालकर सीधे एक्शन मोड में ले आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक सोच का बदलाव नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देता है। वो कैसे? देखिए, जब इंसान घबराता है या दोष देता है, तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय होता है जो डर से जुड़ा है, जिसे अमिगडाला कहते हैं। जो फाइट या फ्लाइट मोड ऑन करता है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही कोई ये तर्क संगत सवाल पूछता है, दिमाग का आगे का हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह सक्रिय हो जाता है, जो लॉजिक और समस्या सुलझाने का काम करता है। ये तो बहुत ही तार्किक और लॉजिकल तरीका हुआ। हाँ, विज्ञान पर आधारित है। लेकिन इसके साथ ही स्रोत में 10 दैनिक संकल्प या डेली अफर्मेशंस की एक सूची भी दी गई है। हाँ, अफर्मेशंस का भी जिक्र है। इनमें रोज सुबह खुद से ये कहने की बात शामिल है, जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह हूं, मैं दूसरों को दोष नहीं देता, मैं शिकायत नहीं करता, मैं समाधान का हिस्सा हूं और मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जी रहा हूं। अब यहां ना मुझे थोड़ा संशय है, और मुझे लगता है कि ये डाउट बहुत से लोगों को होगा। बताइए, क्या डाउट है? मैं इन अफर्मेशंस की तुलना दिमाग के सॉफ्टवेयर अपडेट से कर सकता हूं। जैसे फोन रात में पुराना डेटा हटाकर नया सिस्टम इंस्टॉल करता है, वैसे ही ये लाइनें हमारी पुरानी दोष देने वाली प्रोग्रामिंग को डिलीट करने का दावा करती हैं। हाँ, दावा तो यही है। लेकिन क्या सच में? क्या सिर्फ सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर ये 10 लाइनें दोहराने से कोई जादुई बदलाव आ जाता है? ये सुनने में थोड़ा सतही या किताबी लगता है। क्या सिर्फ शब्द दोहराने से इंसान रातों रात जिम्मेदार बन जाता है? देखिए, ये संशय बहुत ही व्यावहारिक है और इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। अफर्मेशंस या संकल्प कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी ने सुबह कुछ लाइनें बोली और दिन भर के लिए उसकी जिंदगी की हर समस्या खत्म हो गई। वही तो। अगर कोई सिर्फ शब्दों को रट रहा है और उन पर अंदर से विश्वास नहीं कर रहा, तो सच में कुछ नहीं होगा। तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा यहाँ है कि मनोविज्ञान और न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान यह बताता है कि हमारे विचार हमारे अवचेतन मन
यानी सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग को बदल सकते हैं। अच्छा, वायरिंग बदल जाती है। हाँ, देखिए, बचपन से इंसान ने खुद को और दुनिया को अक्सर दोष देते हुए ही देखा है। वो एक पुरानी और बहुत गहरी आदत बन चुकी है। इन 10 संकल्पों को रोज दोहराने का मकसद उस पुरानी आदत को तोड़ना है। यह दिमाग को एक नया फोकस देता है। मतलब ये एक तरह की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। जब लगातार खुद को ये याद दिलाया जाता है कि मैं शिकायत नहीं करता और मैं समाधान का हिस्सा हूं, तो जब असल में कोई समस्या आती है तो दिमाग तुरंत पुरानी आदत के तहत शिकायत करने के बजाय एक पल के लिए रुकता है। वो जो एक पल का ठहराव है, वही अहम है। एकदम सही। ये एक मानसिक व्यायाम की तरह है। जैसे रोज जिम जाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और एक दिन अचानक आप भारी वजन आसानी से उठा लेते हैं, वैसे ही इन संकल्पों से जवाबदेही की मांसपेशी मजबूत होती है। क्या बात है, जवाबदेही की मांसपेशी। हाँ, ये आपके नजरिए की नींव तैयार करता है और अंततः नजरिया ही हमारे कर्मों को तय करता है। यानी ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि रोज की जाने वाली एक मानसिक कसरत है जो मुश्किल वक्त के लिए इंसान को अंदर से तैयार करती है। बिल्कुल, और यही स्रोत का मुख्य संदेश भी है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को, इस डीप डाइव को एक जगह समेटने की कोशिश की जाए, तो आज हमने स्रोत सामग्री के जिन पन्नों को पलटा है, उनका मुख्य निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और सशक्त है। जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो समाज, बॉस या हालात किसी पर थोपते हैं। ये पूरी तरह से एक चुनाव है, ये एक चॉइस है। हमारे स्रोत बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि ये वो पुल है जो एक साधारण यानी ऑर्डिनरी जीवन को असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन में बदलता है। और मैं कहूंगी कि ये हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा याद दिलाने वाला क्षण होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जीवन में बहाने बनाना सबसे आसान काम है। हाँ, समय नहीं मिला, माहौल सही नहीं था, हालात खराब थे। ये सब कहना बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन विकास और ग्रोथ हमेशा अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेने से ही शुरू होते हैं। इंसान के जीवन की कहानी की कलम हमेशा उसके ही हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो दोष दूसरों को देता है तो असल में वो अपनी कहानी लिखने की कलम भी दूसरों को सौंप देता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। आज की इस चर्चा ने सच में सोचने के तरीके को और जिम्मेदारी जैसे भारी बरखम शब्द को देखने के नजरिए को एक नई दिशा दी है। ये एक ऐसा विषय है जो केवल ऑफिस की मीटिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। एकदम, हर रिश्ते, हर काम में ये जरूरी है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ एक ऐसा विचार छोड़ा जा रहा है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे अक्सर सजा के डर से जवाबदेही से भागा जाता है। हाँ, वो बचपन का ग्लास टूटने वाला डर। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सोचे कि क्या होगा अगर कल सुबह उठते ही जब दिन की सबसे पहली बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाए, तो उसे अपनी किस्मत की खराबी या कोई भारी बोझ ना माना जाए। क्या हो अगर उस परेशानी को अपने चरित्र, अपनी सहनशीलता और अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारने का एक कस्टम मेड अवसर मान लिया जाए? ये तो पूरा नजरिया ही बदल देगा। एकदम। अगर हर वो परेशानी जो दरवाजा खटखटा रही है, वो सिर्फ इंसान से ये पूछने आ रही हो कि क्या तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तो जरा सोचिए जीवन की दिशा कितनी बदल सकती है। बहुत ज्यादा बदल सकती है। वो बचपन का डर उस आजादी में बदल सकता है जिसके बारे में आज हमने बात की। अगली बार जब कोई कांच का गिलास टूटे तो शायद छिपने के बजाय झाड़ू उठाने वाला पहला व्यक्ति बनना एक बेहतर विकल्प हो। इस बात पर विचार जरूर